हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्त, आजकल एक कोर्सेज बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है जो कि आप लोगों को पता होगा। मैं भी वो एग्ज़ाम दे चुका हूँ, मैं भी वो क्वालिफाई कर चुका हूँ। ठीक है, तो एक एन आई एस एम जो सेबी इन्वेस्टर सर्टिफिकेशन एग्ज़ाम चल रहा है, जो सेबी प्रोवाइड कर रही है। सेबी के थ्रू वो सर्टिफिकेट लोग दे रहे हैं एन वाले, तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो काफ़ी लोग उसमें इंटरेस्टेड है। ठीक है, लेकिन लोगों को एक्चुअल में पता नहीं चल रहा है कि कहाँ से उसका प्रिपरेशन करना है और कैसे उसमें पास होना है हम लोगों को। ठीक है, तो उसका कोई ना ही निगेटिव मार्किंग है ना ही कुछ है। ठीक है, आप इजीली वहाँ पे अगर आपको बेसिक नॉलेज पता है तो आप इजीली उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। वही बेसिक नॉलेज पता करने के लिए मैंने एक नोट्स डाउनलोड किया है वहाँ पे। जैसे मैंने तैयारी किया था और मैंने यहाँ पे सर्टिफिकेट को हासिल किया था, वैसे ही आप लोग को भी यहाँ पे इसी नोट्स के थ्रू आप लोगों को भी वो सर्टिफिकेट आप लोगों को इजीली मिल जाएगा। ठीक है, तो सिंपली आपको इस वीडियो को एकदम स्टार्टिंग से आपको लास्ट तक एकदम ध्यान से सुनना है, समझना है। और मैं इस नोट्स का लिंक वहाँ पे आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आप वहाँ से जाके नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो, और वीडियो के लास्ट में मैं बता भी दूंगा कि आपको कैसे वहाँ से जाकर डाउनलोड करना है। ठीक है, तो वीडियो में बने रहिए। चलते हैं, अब देखते हैं कि कोर्स में क्या क्या यहाँ पे बेसिक्स में दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए इसका बुकलेट है, आपको इसी से यहाँ पे प्रिपरेशन करना है। कुछ भी बाहर से तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ आपको एन प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो आपको इसकी वेबसाइट से ही आपको सारा चीज़ अवेलेबल हो जाएगा। तो चलते हैं कि यहाँ पे कोर्सेस में क्या क्या होने वाला है। ठीक है, देखिएगा तो 1 2 3 4 5 6 चैप्टर के आसपास हम लोग का इस बुकलेट में यहाँ पे रहने वाला है। पहला तो है इंट्रोडक्शन, फिर इसके बाद बेसिक आप लोग को जानना है। फिर अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस क्या है, जो भी डीमेट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट जो ओपनिंग होता है उसका प्रोसेस क्या है। हाउ डू आई इन्वेस्ट इन सिक्योरिटी मार्केट, मैं कैसे इन्वेस्ट कर सकता हूँ सिक्योरिटी मार्केट में, वो सब दिया हुआ है। म्यूचुअल फंड और ETF के बारे में दिया हुआ है। और उसके बाद लास्ट में ग्रीवेंस रिड्रेसल इन सिक्योरिटी मार्केट सब यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो लास्ट में एनेक्सर दिया, तो उससे तो ज़्यादा कुछ मतलब है नहीं। हाँ देखिए, अब यहाँ पे स्टार्ट होता है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर सिक्योरिटी मार्केट। ठीक है, उसका फ्रेमवर्क क्या है सिक्योरिटी मार्केट का, वहाँ पे हम लोग जानेंगे। द रेगुलेशन ऑफ बाइंग, सेलिंग एंड डीलिंग इन सिक्योरिटीज सच एज शेयर्स ऑफ ए कंपनी, यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड, डेरिवेटिव, ETC एंड स्टॉक एक्सचेंजेस, कमोडिटी डेरिवेटिव एक्सचेंजेस एंड डिपोजिटरी कम्स विद इन purview of Security and Exchange Board of India in terms of SEBI Act 1992 SEBI Act, the various SEBI regulations, circulars, guidelines, directive। या ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि जो भी मार्केट में जो रेगुलेशंस है, बाइंग, सेलिंग्स, डीलिंग इन सिक्योरिटी मार्केट, कुछ भी हम डील करते हैं शेयर्स या कुछ भी ट्रेड वेड करते हैं, वो सब को कौन यहाँ पे किसके अंडर में होता है। तो वो कहने का मतलब है कि ये सेबी उसको पूरा का पूरा वहाँ पे उनके अंडर में ये जो पूरे रेगुलेशंस जो हैं उनके अंडर में होता है। ठीक है, उनका ये रेगुलेशंस है। एक्ट 1992 के थ्रू यहाँ पे ये वो लोग पूरा सेबी का जो रेगुलेशन है उसके अंडर में काम करती है। यहाँ पे देखिए चैप्टर 2, यहाँ पे टॉपिक नंबर 2। ठीक है, तो टॉपिक में व्हाट आर सिक्योरिटी एंड सिक्योरिटी मार्केट। सिक्योरिटी एंड सिक्योरिटी मार्केट क्या है, देखिए ये 4 तरह के हैं। सब आपको यहाँ पे दिया हुआ है, आपको यहाँ पे इजीली पढ़ लेना है, और मैं भी समझा दूंगा अभी। पहला तो होता है इक्विटी मार्केट। ठीक है, इक्विटी शेयर्स, फिर उसका डेब्ट सिक्योरिटीज, तीसरा आपका डेरिवेटिव्स हो गया, चौथा आपका म्यूचुअल फंड हो गया। ठीक है, तो इक्विटी शेयर्स हो गया क्या कि इक्विटी शेयर्स और कॉमनली कॉल्ड एज शेयर। इक्विटी को हम जैसे कि शेयर ही बोलते हैं, रिप्रेजेंट शेयर ऑफ ओनरशिप इन ए कंपनी, ये कंपनी की ओनरशिप को रिप्रेजेंट करता है। एन इन्वेस्टर हु इन्वेस्ट इन शेयर्स ऑफ ए कंपनी इज कॉल्ड शेयर होल्डर। जो इन्वेस्टर किसी कंपनी में आप इन्वेस्ट किए हों तो आप उसके शेयर होल्डर कहलाते हैं। ठीक है, एंड इज इंटाइटल टू रिसीव ऑल कॉर्पोरेट बेनिफिट, और जितने भी कॉर्पोरेट के बेनिफिट होते हैं यहाँ पे, तो आपको वो डायरेक्ट वे में आपको मिलेगा। ठीक है, लाइक डिविडेंड हो गया, या आउट ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, या कुछ भी कंपनी का प्रॉफिट हो गया, कंपनी ग्रोथ कर रही है तो आपको वो आपका पैसा वहाँ पे जो आप इन्वेस्ट किए वो भी धीरे धीरे ग्रो करेगा। ठीक है, डेब्ट सिक्योरिटी रिप्रेजेंट मनी दैट इज बोरोड बाय द कंपनी इंस्टीट्यूशन फ्रॉम एन इन्वेस्टर एंड मस्ट बी रिपेड टू द इन्वेस्टर। ठीक है, डेब्ट सिक्योरिटीज क्या होता है कि जब भी कोई कंपनी अपना कुछ गिरवी रखती है, या लोगों से कुछ शेयर के बदले पैसे लेती है, डेब्ट लेती है, आप कर्जा भी बोल सकते हैं कि अपना कुछ इक्विटी देके वो लोगों से पैसे उठाती है। अगर वो कुछ इंटरेस्ट पे कुछ उसको इन्वेस्टर्स को कुछ इंटरेस्ट पे करती है, तो वो डेब्ट सिक्योरिटीज में वो आता है। ठीक है,
अब डेरिवेटिव क्या होगा? डेरिवेटिव तो आपको अच्छे से पता होगा कि जो आप फ्यूचर एंड ऑप्शन में तो ऑलमोस्ट 90% लोग यहाँ पे फ्यूचर एंड ऑप्शन को एक बार ट्राई किए होते हैं जो मार्केट में आए होते हैं, क्योंकि उन लोगों को जल्दी अमीर बनना होता है। ठीक है, तो डेरिवेटिव आर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट whose value depends upon the value of another asset such as shares, debt securities, commodities, etc. The main type of exchange traded derivative and derivative are future and option। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया डेरिवेटिव मतलब कि फ्यूचर एंड किसी चीज़ का कॉन्ट्रैक्ट जो होता है या किसी इंस्ट्रूमेंट का आपका फ्यूचर एंड ऑप्शन में आपको ट्रेड करना है तो वो डेरिवेटिव में आता है। ठीक है, म्यूचुअल फंड का, म्यूचुअल फंड टाइप ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट मेड अप ऑफ ए पूल ऑफ मनी कलेक्टेड फ्रॉम मैनी इन्वेस्टर्स। ये म्यूचुअल फंड होता है क्या है कि पूल ऑफ मनी होता है। ठीक है, जिसको एक जो प्रोफेशनल इन्वेस्टर जो होते हैं ना वो उसको रोटेट करते हैं कि आप जो प्रोफेशनल जो नॉलेजफुल होते हैं ना वो लोगों से पैसा इकट्ठा करके किसी कंपनी में वो इन्वेस्ट करके और वो पैसा ग्रो करते हैं और उसका इनडायरेक्ट बेनिफिट जो इन्वेस्टर होते हैं जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं उनको भी होता है और जो प्रोफेशनल इन्वेस्टर होता है वो भी फ़ायदा उठाते हैं। ठीक है, तो ऐसे दोनों का फ़ायदा उठाता है, लेकिन पैसा जो होता है वो किसी और से लेकर ये लोग अपना दिमाग लगा करके और ये लोग इन्वेस्ट करके अपना पैसा भी बनाते हैं और दूसरे का भी पैसा बनाते हैं। तो म्यूचुअल फंड जनरली यही काम करती है। अब यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे समझाया गया है कि सिक्योरिटी मार्केट दो तरह की होती है। ठीक है, एक प्राइमरी मार्केट होती है, एक सेकेंडरी मार्केट होती है। प्राइमरी मार्केट में का ऑब्जेक्टिव होता है यहाँ पे टू रेज फंड रेज करने के लिए। जैसे कोई IPO लाता है या कोई IPO आने के बाद FPO आता है। ठीक है, जैसे कि कोई नया कंपनी है, आपने कंपनी रजिस्टर किया, डायरेक्ट वे में आप तो किसी से पैसा लेके आप एज ए इन्वेस्टमेंट आप उसको बोल नहीं सकते हो। पहले कंपनी का आपको एक्सचेंज पे रजिस्टर कराना पड़ेगा। कंपनी का आपका वहाँ पे पूरा फुल रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, तभी लोग आपको लीगल वे में वहाँ पे पूरा डॉक्यूमेंट्री के साथ आपका कंपनी वहाँ पे लिस्टेड होगा NSE और BSE पे। ठीक है, तो बहुत सारी प्रोसेस होती है, तो वो उसका प्राइमरी मार्केट का उसका ऑब्जेक्टिव है, मेन ऑब्जेक्टिव। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है इंक्लूड्स इशुएंस ऑफ न्यू सिक्योरिटीज थ्रू IPO दैट इज इनिशियल पब्लिक ऑफर। जब पहली बार कोई कंपनी अपना शेयर किसी को देती है और उससे पैसे लेती है अपने कंपनी को ग्रो करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे सेकेंडरी मार्केट का जो ऑब्जेक्टिव है वहाँ पे कैपिटल एप्रिसिएशन करने के लिए इसका मेनली यूज किया जाता है। ठीक है, प्राइमरी मार्केट को हम यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे अब तीसरा हम लोग टॉपिक देखेंगे, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट होता क्या है हम डीप में जानेंगे। प्राइमरी मार्केट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द न्यू इशुएंस मार्केट वेयर कंपनी इंस्टीट्यूशन रेजेज फंडेड फ्रॉम पब्लिक बाय इशूइंग न्यू सिक्योरिटी। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, जब भी कोई कंपनी लिस्टेड होती है तो किस वजह से लिस्टेड होती है, क्योंकि उसे कुछ पैसों की ज़रूरत होती है कंपनी को ग्रो करने के लिए। तो वो लोग इनडायरेक्ट वे में किसी से ना मांग के इनडायरेक्ट वे में वो लोग अपने कंपनी को लिस्टेड कराते हैं शेयर मार्केट पर NSE और BSE पे, और वो डायरेक्ट वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। जितने भी शेयर होल्डर जितने भी कंपनी में इंटरेस्ट रखते हैं वो लोग यहाँ पे इंटरेस्ट करके कंपनी को फंड रेज कर सकते हैं कंपनी को ग्रो करने के लिए। ठीक है, वही यहाँ पर दिया हुआ है पब्लिक इशू में IPO आ गया, आपका FPO आ जाएगा, फ्रेश इशू ऑफ ऑफर पर OFS आ जाएगा, FPO आ गया, ये सब आएगा। ठीक है, प्रीफरेंशियल इशू इन दिस मोड ऑफ इशू सिक्योरिटी आर issued to an identified set of investor like promoter, strategic investor और employee। प्रीफरेंशियल इशू वो होता है जो आइडेंटिफाइड सेट ऑफ इन्वेस्टर लाइक प्रोमोटर, जो प्रोमोटर होते हैं, स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर होते हैं, जो एम्प्लॉय होते हैं, उनको प्रीफरेंशियल इशू का वहाँ पे बेनिफिट देखने को मिलता है। राइट टू व्हेन द कंपनी गिव्स इट एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर द राइट टू सब्सक्राइब टू द न्यूली इशूड शेयर्स। ठीक है, जैसे किसी कंपनी का पहले से कोई शेयर ट्रेड कर रहा है, ठीक है, उसका चाइल्ड कंपनी कोई लिस्टेड होता है तो वो कंपनी कुछ सीट रिजर्व रखती है कि जो हमारा एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है, जैसे कि अभी बजाज का IPO आने वाला, बजाज हाउसिंग फाइनेंस का। ठीक है, तो वहाँ पे शेयर होल्डर को वहाँ पे दिया हुआ था कि जिसके पास बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व का पहले से वहाँ पे होल्डिंग में पड़ा हुआ है उनके लिए एक स्पेशल कोटा लाया जाएगा। ठीक है, वहाँ पे वही कोटा को यहाँ पे राइट इशू बोला गया। उन लोगों को भी एक राइट दिया गया कि अगर आपके पास कोई शेयर आप पेरेंट कंपनी का होल्ड कर रहे हैं तो आपके पास राइट है कि ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है कि आपको उस कंपनी का भी शेयर मिल सके। और बोनस रिसीविंग द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर ऑफ ए कंपनी इशूड एडिशनल शेयर। बोनस इशू आपको पता ही है, कंपनी कोई बोनस रिलीज कर दिए तो वो डायरेक्ट सीधा का सीधा फ़ायदा शेयर होल्डर को वहाँ पे देखने को मिल जाता है। ठीक है,
हु आर द मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस एंड मार्केट इंटरमीडियरीज इन द सिक्योरिटी मार्केट। मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है कि मार्केट को कौन कौन लोग चलाते हैं, ठीक है। मार्केट को कौन लोग चलाते हैं, जैसे कि आप लोगों को पता है कि मार्केट को पहले एक्सचेंजेस चलाते हैं। एक्सचेंजेस पे ही कंपनी बेसिकली पहले एक्सचेंजेस पे ही कंपनियाँ लिस्टेड होती है, NSE और BSE, ठीक है। पहले कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज था, लेकिन वो बंद हो गया। तो NSE का फुल फॉर्म होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंजेज और BSE का होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंजेज, ठीक है। तो पहले हम लोग का आ जाएगा वो जो एक्सचेंजेस है वो आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्लियरिंग कॉर्पोरेशन। क्लियरिंग कॉर्पोरेशन का द मेन फंक्शंस ऑफ क्लियरिंग कॉर्पोरेशन इज टू गारंटी द सेटलमेंट ऑफ ट्रेड एग्जीक्यूटेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंजेज। ये गारंटी लेता है या गारंटी लेता है या एक तरह का आप उसको ट्रस्टी बोल सकते हैं, एक ट्रस्टेड है। इसी पे पूरा मार्केट डिपेंड है, ठीक है। कि एक जैसे कि आप बाइंग किए कोई शेयर, बाइंग किए या कोई सेल किया, ठीक है। तो ये जो आपका जो सेटलमेंट होता है ना, पैसा का लेन देन, वो इसके थ्रू पूरा सेटलमेंट होता है, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के थ्रू। जैसे आपको 10 रुपये का शेयर बाइंग किया, आपको प्रॉफिट हुआ 12 रुपये चला गया, तो आप 2 रुपये का प्रॉफिट वहाँ पे बुक कर लिए और फिर आप सेल किए, तो वो जो आपका 12 रुपये का प्रॉफिट है ये आपके डीमेट अकाउंट में ये सेंड करता है पूरा सेटलमेंट करने के बाद, ठीक है। अब आएंगे डिपॉजिटरी के पास। डिपॉजिटरी होता है, डिपॉजिटरी जनरली आप जब आप अकाउंट ओपनिंग कीजिएगा डीमेट अकाउंट, तो वहाँ पे आपको दिखता है कि 2 तरह के डिपॉजिटरी होते हैं, खास करके NSDL और CDSL। आप सब लोग यहाँ पे देखे होंगे कि पैन कार्ड जब आप अप्लाई करते हैं तो CDSL के थ्रू और NSDL के थ्रू आपका पैन कार्ड अप्लाई होता है। तो CDSL का होता है कि सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड, NSDL का होता है नेशनल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड, ठीक है। और मार्केट इंटरमीडियरी आर द इम्पोर्टेंट पार्टिसिपेंट्स इन द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द प्राइमरी एंड द सेकेंडरी मार्केट। मार्केट इंटरमीडिएट आर द इम्पोर्टेंट पार्टिसिपेंट। ये मार्केट इंटरमीडिएटर जो होता है, जो इम्पोर्टेंट पार्टिसिपेंट होता है स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट्स में, ठीक है। अब हम देखेंगे बेसिक ऑफ इन्वेस्टिंग क्या है। बेसिक ऑफ इन्वेस्टिंग के मतलब कि बेसिक कैसे आपको कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करना है, कंपनी में रिस्क क्या है, कंपनी का मतलब कि जितने भी बेसिक्स कंपनी के जो कोर होते हैं, कंपनी काम क्या है, वो सब आपको इसमें समझना है। बिफोर यू स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन सिक्योरिटी मार्केट यू नीड टू अंडरस्टैंड एंड आइडेंटिफाई योर इन्वेस्टमेंट गोल्स, ऑब्जेक्टिव एंड रिस्क एपेटाइट। आपको पहले ही किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले आपका इन्वेस्टमेंट गोल क्या है, कितने टाइम का आपका विजन है वहाँ पे, ठीक है। क्या ऑब्जेक्टिव है आपका, क्या आपका रिस्क एपेटाइट है, तो आपको यहाँ सब पहले डिसाइड कर लेना है इन्वेस्ट करने से पहले, ठीक है। एवरी इन्वेस्टमेंट डिसीजन शुड रिफ्लेक्ट योर नीड्स एंड रिक्वायरमेंट। यू शुड बी एज योर पर डिजायर प्रेफरेंसेस। फॉर एग्जाम्पल वेदर यू आर विलिंग टू इन्वेस्ट इन सेफ प्रोडक्ट विच गिव स्टेडी रिटर्न्स or if you want to take slightly higher risk and invest in product which may give you high returns, ठीक है। तो ये यही हो गया कि अगर आप सेफ खेलना चाहते हैं तो लार्ज कैप में इन्वेस्ट कीजिए और वो आपको इजीली कांस्टेंट आपको 10-15 कैगर का रिटर्न आपके पोर्टफोलियो में वो धीरे धीरे करके जमा करता रहेगा, ठीक है। अगर आप मिड कैप में डालते हैं, स्मॉल कैप में डालते हैं, तो वहाँ पे रिवॉर्ड तो ज़्यादा होंगे, लेकिन वहाँ पर रिस्क भी आपका थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। तो ये सब चीज़ आपको यहाँ समझाया गया, मैं लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप जाके ये सब आप पूरा डिटेल में पढ़ लेना, ठीक है। मैं तो अगर डिटेल समझाने बैठ गया तो हो ही जाएगा भाई, ठीक है। कि रिस्क इन इन्वेस्टिंग इन सिक्योरिटी मार्केट रिस्क और सिस्टमेटिक रिस्क, अनसिस्टमेटिक रिस्क और इन्फ्लेशन रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क, बिजनेस रिस्क। यहाँ पे 5 तरह का यहाँ पे रिस्क समझाया गया है जो कि इन्वेस्टिंग में हो सकता है। तो ये रिस्क आपको पहले पढ़ लेना है। मार्केट रिस्क क्या है, इट रेफर्स टू द रिस्क फेस्ड बाय द इन्वेस्टमेंट ड्यू टू फैक्टर अफेक्टिंग द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ सिक्योरिटी एंड जनरल इकोनॉमी ऑफ द कंट्री। मार्केट का रिस्क क्या है, आपका इकोनॉमी ग्रेजुअली आपका इंक्रीज कर रहा है तो आपका पैसा भी सिस्टमेटिक तरीके से इंक्रीज करेगा, ठीक है। अगर आपका इकोनॉमी ही इंक्रीज नहीं कर रहा है तो धीरे धीरे अगर इकोनॉमी गिरेगा तो आपका पैसा भी वहाँ पे लॉस होते हुए यहाँ पे दिखने को मिलेगा। Unsystematic risk can be described as the risk attached with a particular company or industry. Unsystematic risk can be described as the risk attached with a particular company or industry. तो ये पर्टिकुलर कंपनी और इंडस्ट्री का अनसिस्टमेटिक रिस्क होता है, ये डिस्क्राइब करता है, ठीक है। इन्फ्लेशन रिस्क हो गया, इन्फ्लेशन के मतलब कि आपका इन्फ्लेशन बढ़ रहा है 6.5 के % बेसिस पे, आपका पैसा कितने बेसिस पे ग्रो कर रहा है वो
भी होता है कि आपका जो रिटर्न है इन्फ्लेशन को बीट कर रहा है या नहीं, ये सब रिस्क फैक्टर करता है, ठीक है। लिक्विडिटी रिस्क क्या है, जिसमें आप इन्वेस्ट किए उसमें लिक्विडिटी रिस्क राइजेज व्हेन एन इन्वेस्टमेंट कांट बी बाइट और सोल्ड क्विकली एनफ, ठीक है। लिक्विडिटी रिस्क जैसे कि आप किसी शेयर, किसी बैंक निफ्टी या किसी भी इंडेक्स में आप ट्रेड किए होंगे, देखिएगा कि लिक्विडिटी कम होता है, तो या किसी शेयर में भी आप ट्रेड किए हैं तो लिक्विडिटी कम होता है, तो जो आप शेयर बाई किए हैं आप प्रॉफिट में भी है, लेकिन उसको चाहते हुए आप सेल नहीं कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पे लिक्विडिटी है ही नहीं, ठीक है। लिक्विडिटी ना होने का मतलब कि वहाँ पे जो बायर तो है लेकिन सेलर नहीं है, सेलर तो है लेकिन बायर नहीं है, ठीक है। तो वहाँ पे आप चाह कर भी बाइंग सेल नहीं कर सकते हैं, यही है, ठीक है। यहाँ पे एक दो और वहाँ पे रिस्क दिया हुआ है, वोलेटिलिटी रिस्क और करेंसी रिस्क, तो ये आप पढ़ लेना, ठीक है। हाउ टू मिटिगेट द रिस्क, ठीक है, कैसे आप यहाँ पे रिस्क को मिटिगेट कर सकते हैं। द इन्वेस्टर कैन ट्राई टू मिटिगेट रिस्क बाय डिफरेंट मीन्स assets locations in one strategy through which an investor can mitigate risk by diversifying their investment into various company and the asset classes। आप रिस्क को मिटिगेट कैसे कर सकते हैं, ये सिंपली तरीका आप लोगों को दिया है, वो ये तरीका सबको पता है लेकिन करता कोई नहीं है। पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना है, ठीक है, मतलब कि कुछ FMCG का हो गया, कुछ फार्मा सेक्टर का हो गया, कुछ रेलवे का हो गया, कुछ PSU का हो गया, कुछ आपका डिफेंस का हो गया, कुछ हेल्थ केयर का हो गया, ये सारा चीज़ें आपको डाइवर्सिफाई करके रखना पड़ता है क्योंकि किसी को कुछ नहीं पता है कि यहाँ पे मार्केट में कब कुछ हैपनिंग हो जाए या कब कुछ क्राइसिस आ जाए या कब कुछ बबल था वैसा कुछ क्रिएट हो जाए। जैसे कि अगर मार्केट गिरता है तो वहाँ एक दो शेयर वहाँ पे पॉजिटिव होते हैं, जैसे फार्मा सेक्टर का हो गया, यहाँ पे FMCG सेक्टर का हो गया, वो सब शेयर पॉजिटिव देकर कहीं जाते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे आप रिस्क को यहाँ पे मिटिगेट कर सकते हैं। अकाउंट ओपनिंग यहाँ पे प्रोसेस दिया गया, ठीक है। तो अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस अगर आपका भी इंटरेस्ट है शेयर मार्केट में, ठीक है, तो इंटरेस्ट तो होगा ही। अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं हो तो मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रहा हूँ कि जीरो ब्रोकरेज का है जो कि कोटक नियो है, वहाँ पे आप कोटक नियो का भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रहा हूँ, वहाँ पे बिल्कुल भी ब्रोकरेज नहीं लगता है, ठीक है। सिर्फ आपका सेवी का जो चार्जेज होते हैं STT सब GST वो सब आपको सिर्फ पे करने होते हैं। तो आप वहाँ पे कोटक नियो का अकाउंट खोल सकते हैं और जीरोधा का भी मैं लिंक दे दूँगा, वहाँ से भी आप जीरोधा का भी खोल सकते हैं और एंजल वन का भी अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो एंजल वन भी खोल सकते हैं और धन का भी मैं दे दूँगा, धन का भी अकाउंट खोल लेना, ठीक है। अभी सबसे बेस्ट मुझे लगता है यहाँ पे कोटक नियो क्योंकि ब्रोकरेज उसका बिल्कुल जीरो है, ठीक है। सिर्फ जो चार्जेस लगते हैं STT और GST वही मैं पे करता हूँ। बाद बाकी फिर से वापस टॉपिक में आते हैं, ठीक है। बैंक अकाउंट आपके पास होना चाहिए, ट्रेडिंग अकाउंट और ब्रोकिंग अकाउंट, ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट और ब्रोकिंग अकाउंट विद सेबी रजिस्टर्ड स्टॉक ब्रोकर, जैसे कि आप कोई ट्रेडिंग अकाउंट चूज करते हैं या ब्रोकिंग अकाउंट चूज करते हैं, जैसे कि मैंने बताया आपको ब्रोकर जीरोधा हो गया, धन हो गया, आपका एंजल वन हो गया या कोटक नियो हो गया, ये सारे सेबी रजिस्टर्ड है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे जाके अकाउंट ओपनिंग कराना है KYC कराने के बाद, ठीक है। तो यही है यहाँ पे प्रोसीड्यूर दिया हुआ है फॉर ओपनिंग एन अकाउंट, नो योर क्लाइंट, KYC का प्रोसेस यहाँ पे सब दिया हुआ है, आप यहाँ पे जाकर के पढ़ लेना, ठीक है। यही सारी चीज़ें यहाँ पे बेसिक्स सब चीज़ें आपको जानने की ज़रूरत है। अगर बेसिक्स आपको पता है ना तो आप इजीली इस एग्ज़ाम को अच्छे मार्क्स से आप यहाँ पे निकाल लीजिएगा। मैंने भी मेरा आई थिंक 38 मार्क्स आया था, ठीक है। मैंने यहाँ पे बहुत जल्दी में ये एग्ज़ाम दिया था, मुझे पता भी नहीं था कितने सिलेबस पढ़ने होते हैं। मैंने 1-2 टॉपिक पढ़ा और उसके बाद मैं यहाँ पे एग्ज़ाम दे दिया, तो मैं वहाँ पे क्वालिफाई भी कर गया। चलिए अच्छे मार्क्स से मैंने क्वालिफाई किया, ऑलमोस्ट 78% के आसपास हमारा आया था। अगर आप भी एग्ज़ाम देते हैं, अगर आपका भी परसेंटेज कितना भी आया, ठीक है, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में प्लीज़ अपना परसेंटेज कमेंट कर दीजिएगा कि मैंने इतना परसेंटेज यहाँ पे गेन किया आपके इस वीडियो के थ्रू। तो थोड़ा मोटिवेशन मिलता है दोस्तों वीडियो बनाने का, ठीक है। यहाँ पे अब यही सब प्रोसेस दिया हुआ, नॉमिनेशन क्या है, कैसे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो प्राइमरी मार्केट में, प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिंग इन प्राइमरी मार्केट, ये सब सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिया हुआ, ठीक है। आप जाके यहाँ पे पढ़ लेना क्योंकि मैं सारा यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। अब पूरा बताने का मतलब कि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, लोग बोर हो जाएंगे वीडियो देखते रहते, ठीक है। तो मैं ज़्यादा लंबा वीडियो बनाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। अगर आप कमेंट बॉक्स में फिर से लिखे हैं कि फिर से इसका पार्ट 2 ला दीजिए, पार्ट 2 एक और वर्कबुक है, तो मैं दूसरे वर्कबुक को भी कवर करके मैं दूसरा वीडियो यहाँ पे बना करके अपलोड कर दूँगा। जब आपका कमेंट आएगा तभी मैं यहाँ पे दूसरा वर्कबुक को अपलोड करूँगा। और यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी आना चाहिए, ठीक है। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा प्लीज़। तो यहाँ पे बहुत सारे
बहुत सारे 22 24 25 टॉपिक यहाँ पे 28 टॉपिक ETF UTF के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर आप कमेंट कीजिएगा तो मैं दूसरे वीडियो नए एक फ्रेश वीडियो में बना करके जो जहाँ तक मैंने टॉपिक को कवर किया है वहाँ तक मैं दूसरे वीडियो उसके बाद में दूसरे वीडियो में बना करके वहाँ पे अपलोड कर दूँगा, ठीक है। अगर ये सारा नोट्स आपको चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक डाल दूँगा, वहाँ से जाकर आप नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं और एग्ज़ाम दे सकते हैं, ठीक है। फ्रीली आप एग्ज़ाम दीजिए, इजीली आप क्वालिफाई कर दीजिएगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो इस वीडियो में हम इतना ही बात करते हैं दोस्तों। थोड़ा लंबा वीडियो बच जाएगा तो लोग बोर होने लगते हैं, जो ज़्यादा स्किप करके देखने लगते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में हम इतना ही बात करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।